आप देख रहे थे ये विशेष प्रसारण जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडिया टेक चिप्स फॉर विकसित भारत के कार्यक्रम को संबोधित किया। और क्या कुछ है प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातें वो आपको दिखाते हैं। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। भारत इंडस्ट्री 1.0 और 2.0 में तो पीछे रह गया, लेकिन अब 4.0 में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उज्जवल भविष्य की ओर हम मजबूत कदम उठा रहे हैं। आज 1.25 लाख करोड़ रुपए के 3 प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई। गुजरात में 2 और असम में 1 सेमीकंडक्टर परियोजना की शुरुआत की गई है, जिसको कैबिनेट की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। 1,26,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ ये तीनों प्रोजेक्ट्स देश में चिप डिजाइनिंग और चिप मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में एक बड़े मील का पत्थर साबित होंगे। भारत चौथी औद्योगिक क्रांति में बड़ी भूमिका निवेश के लिए जो भारत ने एफडीआई के नियम आसान किए हैं, उसमें करीब 40,000 कंप्लायंसेस को खत्म किया गया है। स्टार्टअप्स के लिए नए मौके आएंगे। स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने एडवांस टेक जॉब से जुड़ने का अवसर किया और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को सुदृढ़ किया गया है। यह प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा। 21वीं सदी में बिना चिप के देश की कल्पना नहीं की जा सकती और इसीलिए साउथ ईस्ट एशिया के साथ जुड़ने के लिए जो आसाम में इस चिप आउटसोर्सिंग केंद्र की शुरुआत की गई है, उसका सबसे ज्यादा लाभ युवाओं को मिलेगा, क्योंकि युवा जो 4 स्तंभों में कहे जाते हैं और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के साथ साथ कई सारे क्षेत्र हैं जहां पर सेमीकंडक्टर जो सेक्टर है वो अपनी असीम संभावनाएं खोलता है। चिप निर्माण विकास के नए द्वार खोल रही है और साथ ही साथ असीम संभावनाओं के द्वार भी। इस सेमीकंडक्टर चिप के पीछे जो डिजाइन और पीछे का दिमाग है वही भारतीय युवा का है और इसीलिए जो डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया पर जो फोकस है उसका असर आने वाले दिनों में दिखाई देगा। स्पष्ट तौर पर क्वांटम मिशन इनोवेशन की जो शुरुआत की गई है, एएनआरएफ यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की जो शुरुआत की गई है, इंडिया एआई मिशन की जो शुरुआत की गई है, उसका स्पष्ट असर इस सेमीकंडक्टर मिशन पे दिखाई देगा। और आपको याद होगा कि 2 साल पहले सेमिकॉन मिशन की शुरुआत की गई थी और मिशन मोड में जब भी देश कोई योजना को लागू करता है तो उसका असर जमीन पर जल्दी दिखाई देता है। आपको याद होगा कि पहली मिशन मोड में शुरू की गई योजना जनधन योजना थी, जिसने एक तय समय सीमा में अपने रिजल्ट्स जमीन पर दिखाए थे। और अरुण शर्मा इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। अरुण, बहुत बड़ा दिन आज सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए। आज करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ ये बड़ी शुरुआत की गई है और ढोलेरा जैसे जगह पर जहां पर बिल्कुल बंजर जमीन थी, आज वहां सेमीकंडक्टर फैब का निर्माण शुरू हो रहा है। बिल्कुल बड़ा दिन इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि हम लोग जो टेकेड की जो बात करें, जो नया डेकेड है, इसके अंदर प्राइमरीली पूरी तरह से फोकस सेमीकंडक्टर्स के ऊपर रहने जा रहा है। आप किसी भी चीज को उठा करके देख लीजिए, राइट फोन आपके हाथ में, जो मोबाइल फोन से वहां से लेकर स्पेस में जाने वाले रॉकेट्स तक, या फिर सड़कों पे चलने वाली जो गाड़ियां है वहां से लेकर के जो डीप सी में जो सबमरीन से वहां तक, हर जगह सबमरीन्स का इस्तेमाल होता है। जिस भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ऑन और ऑफ का बटन है वहां पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अपने दर्शकों की सुविधा के लिए एक बार फिर से बता दें कि आखिरकार ये सेमीकंडक्टर होते क्या है। देखिए, आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अगर डिसमेंटल करके देखेंगे तो ये जो पाएंगे, कैपेसिटर होता है, रेजिस्टर्स होते हैं, एलईडी लाइट्स होती है, ये तमाम चीजों को सेमीकंडक्टर की कैपेसिटी में रखा जाता है। अगर हम लोग ये सेमीकंडक्टर की कैपेसिटी की बात करें तो 48 लाख सेमीकंडक्टर चिप्स पर डे की इसकी क्षमता है। अब ये भी माना जा रहा है अजय जी कि अगले 2 साल के अंदर लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र के अंदर आने को बेताब है। रीजन इसलिए 3 इंपॉर्टेंट रीजन है। सबसे पहला यह है कि भारत फोकस इस बात पर कर रहा है कि कैसे न्यू जनरेशन या फिर नेक्स्ट जनरेशन के डिजाइन को मुहैया कराया जा सके जो काफी नैनो और कॉम्पैक्ट हो सके, क्योंकि दुनिया भर में मांग उन्हीं डिवाइसेस की है जो कि कॉम्पैक्ट इन नेचर हो। आपको याद होगा कि मेरी और आपकी जो जनरेशन रही है वो फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क देखती थी, जिसमें 40 जीबी की जो स्टोरेज हुआ करती थी, वो भी कंप्यूटर में, कितने बड़े कंप्यूटर्स में रखी जाती थी। लेकिन आज 4 टीबी तक की जो स्टोरेज डिवाइस है अपनी पॉकेट में लेके घूम रहे हैं, बिकॉज सेमीकंडक्टर का जो साइज है, डिजाइन है, बहुत कॉम्पैक्ट हुआ है। सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत ही लुक्रेटिव और वैल्यू फॉर मनी सेमीकंडक्टर्स इंडिया बनाने की सोच रहा है। असम, जहां पर ये जो
जिस सेमीकंडक्टर प्लांट की जो शिलान्यास जो कंस्ट्रक्शन शुरू होने जा रहा है वो बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। इन्हें पूरा आसियान रीजन को कवर करना चाह रहे हैं। सिंगापुर हो गया, वियतनाम हो गया, तमाम आसियान कंट्रीज प्राइमरीली वहां की सप्लाई चेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन सकते हैं। असम इससे स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा असम उस दिशा के अंदर। जहां तक सस्ते वैल्यू फॉर मनी सेमीकंडक्टर्स की जहां तक बात की जाए तो थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे यंगस्टर्स भी जुड़े थे कि मैसिवली जॉब क्रिएशन होगा। अजय जी, आज सुबह ही असम के अखबार में पढ़ रहा था, वहां पर जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, उनकी जॉब्स को फ्लोट कर दिया गया है वहां के लोकल न्यूज़पेपर्स में, जो दिखाता है कि किस तरह से मैसिव जॉब क्रिएशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज इस क्षेत्र में क्रिएट होने जा रही है। तो एक तरह से बहुत बड़ा दिन कहा जा सकता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की आत्मा होती है, सोल होती है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डिसमेंटल करेंगे तो एक सेमीकंडक्टर पाएंगे। तो हम लोग उस सोल को डिजाइन करने जा रहे हैं, भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि आज प्रधानमंत्री ने दो वर्ग को सबसे ज्यादा बधाई दी। एक तो युवा वर्ग जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने जा रहे हैं सकारात्मक तरीके से। आपने बताया कि रोजगार के असीम संभावनाओं का अवसर खुल रहे हैं। साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो नॉर्थ ईस्ट जुड़ने जा रहा है, जिस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया, उसको भी सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री ने बधाई दी। चंद्रशेखर गुजरात से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर, आपको मेरी आवाज आ रही है? कोशिश करेंगे चंद्रशेखर के साथ जुड़ने की, जो ढोलेरा में मौजूद हैं। अब आपको सीधे लिए चलते हैं। जो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, रविशंकर प्रसाद जी इस वक्त प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से, और वो इसलिए प्रताड़ित हुए कि उनकी आस्था दूसरी थी। वो हिंदू थे, सिख थे, क्रिश्चियन थे, पारसी थे। तो भारत तो एक प्रकार से इस तरह से प्रताड़ित लोगों के लिए अवसर देता है ना, और यही रह रहे हैं ना वो बड़ी संख्या में। तो क्या उनको कानूनी माध्यम से नागरिकता का संरक्षण देना भारत का नैतिक, संवैधानिक और सांस्कृतिक अधिकार है या नहीं? न किसी की नौकरी ली जाएगी, न किसी की नागरिकता ली जाएगी। ये बात हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। लेकिन केजरीवाल जी, वोट बैंक की प्रत्याशा में आप कहां तक जाएंगे? बार बार माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको स्पष्ट किया है कि सीएए हिंदुस्तान के किसी नागरिक की नागरिकता नहीं लेगा। सीएए कानून का हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के बारे में कोई संबंध नहीं है। न हिंदुस्तान में रहने वाले किसी की नागरिकता छीनेगा, न किसी को नागरिकता देगा। ये केवल और केवल वो लोग जो अपनी आस्था के नाम पर प्रताड़ित होकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आदि से आए हैं, उनको नागरिकता देता है। और गृह विभाग ने भी बाकायदे एक स्टेटमेंट इशू किया है कि सीएए देश के मुसलमानों के विरोध में कुछ नहीं कहता। तो ये फिर बिना मतलब का प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है? और सबसे आश्चर्य की बात है कि ये कौन लोग हैं जो रोहिंग्या के पक्ष में खड़े होते हैं और कहते हैं कि उनको अवसर दो, उनको अधिकार दो, और जो प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान में दर दर भटक रहे हैं, पीड़ा की जिंदगी जी रहे हैं, जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं। आज भारत ने जब उनके लिए कोशिश की है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, तो उसको लेकर इस तरह की बातें कही जा रही हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएए के नाम पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वालों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कृपया करके झूठ का व्यापार करना बंद करें। स्टॉप टेलिंग लाइज अबाउट द सीएए। कल मैंने ममता जी का एक वक्तव्य देखा, उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है बंगाल में, तो वो चिल्ला रही हैं। अब उस रेस में कूद गए श्रीमान केजरीवाल जी, और दक्षिण भारत में तो है ही है लेफ्टिस्ट लोग। Would like to clearly clarify on behalf of the BJP that CAA
does not at all take away the citizenship of any Indian. It does not at all deprive any Indians of their citizenship. It's only and only related to those who have been victims of persecution because of their faith and were forced to flee away from Pakistan, from Afghanistan and from Bangladesh. So India as a country imbued by its civilizational heritage and constitutional obligation has given them this protection under CAA. I would urge the parties also of South India, particularly in Kerala and Tamil Nadu, please stop spreading hatred based upon falsehood. तो मित्रों, मुझे कहना था, केजरीवाल जी तो कुछ नए नए तर्क रोज निकालते हैं, छोड़ दीजिए उनको, सबकी सियासी जमीन खिसक रही है। इसलिए हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि सीए कानून बनाया गया है प्रताड़ित लोगों के लिए जो अपनी आस्था के कारण प्रताड़ित होकर आए, और इसके बारे में और कृपया करके झूठ, गलतफहमी फैलाना समाप्त करें। इंडी गठबंधन के एक भी दल ने सीए को लेकर तर्कपूर्ण बातें नहीं कही है और समर्थन नहीं किया है, या तो चुप है या तो कह रहे हैं कि चुनाव की वजह से लाया गया, या फिर तो इससे तो मैं तर्क की बात की। आज बार बार जब सरकार ने स्पष्ट किया है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट किया है, गृह विभाग ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया है, तो फिर इसको क्यों बनाने की कोशिश की जा रही है? सांप्रदायिक वैमनस्य के आधार पर एक भी तार्किक विरोध नहीं किया गया है। इसलिए मैं लगा कि इसको स्पष्ट करना जरूरी है। Sir, Mamata Banerjee has also linked this to NRC, while Amit Shah, Home Minister, again said it will not take away anybody's citizenship, as you said, but they are linking it with NRC also, sir. Well, Mamata ji's slippery political ground in Bengal is forcing her to give a communal khala, which we condemn with all the authority at our command. रविशंकर प्रसाद जी कह रहे थे। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, आप देख रहे हैं समाचार। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं समाचार। और अब आज की बड़ी खबर पर वापस लौटते हैं, जिसमें आज देश को 3 बड़े सेमीकंडक्टर यूनिट्स मिले हैं 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट के साथ में। चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संवाददाता जो कि गुजरात ढोलेरा में मौजूद हैं। चंद्रशेखर, बहुत धन्यवाद। ढोलेरा की जमीन अगर आप देखें तो वहां पर जो जमीन है वो उसमें आपको नमक बहुत स्पष्ट नजर आता है, कोई खेती नहीं हो सकती है, लेकिन अब वहां पर पूरी दशा और दिशा बदल चुकी है। अब देश का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर फैब यूनिट वहां पर लगने जा रहा है। कितना बदला है ढोलेरा और क्या माहौल है इस वक्त वहां पे? और ढोलेरा के आसपास के अगर बात करें अजय, तो ये एक तरीके से ग्लोबल हब बनने वाला है को लेकर के। इसकी जो पहली ट्रिप है वो दिसंबर 2025 में आने की उम्मीद कर रहे हैं। और 2024 के एंड में अगर बात की जाए तो सालन से वो कह रहे हैं कि इसकी आएगी
और अगर ऐसा होता है तो ये क्रांतिकारी बदलाव होने वाला है। भारत के रूप में बने की जो कोशिश है वो भी एक साथ से होती हुई नजर आई। अगर हमें आपकी आवाज की क्वालिटी को थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा, मुझे लगता है कि बहुत स्पष्ट दर्शकों को समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं। ऋतुराज डेका हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़ रहे हैं। ऋतुराज, क्या आप हमारे साथ हैं? चलिए चंद्रशेखर जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, थोड़ा सा हमें ये समझाने की कोशिश कीजिए कि क्या बदलाव आएगा, वहां के स्थानीय अर्थव्यवस्था पर क्या बदलाव आएगा, और जैसा कि आप कह रहे हैं दिसंबर तक शायद प्रोडक्शन शुरू हो सकता है, तो कौन कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज वहां पर डेवलप की गई हैं इस पूरे प्लान को सपोर्ट करने के लिए? मैंने कहा कि जिस प्रकार से अमेरिका और जापान को बात की जाए और उसके अलावा अगर ताइवान और चाइना की बात की जाए, कोरिया की बात की जाए, तो ये 80% जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो माने जाते हैं। लेकिन अब जब भारत मैन्युफैक्चरिंग करने लगेगा तो ये जो एक तरीके से सप्लाई चेन का जो इश्यू होता था उसमें भारत अग्रणी भूमिका निभा सकता है, इसके बारे में प्रधानमंत्री ने भी कहा है। और ये एक एडवांसमेंट भारत के लिहाज से इस तरीके से आएगा क्योंकि निवेश भी उस तरीके से आने की उम्मीद है और रोजगार की जो बात है वो भी यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। आप जानते हैं कि ये जो चिप है वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अगर जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की बात हो या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की बात हो, उन सभी में ये जो चिप है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उसका लगना और उसका बेनिफिट अगर इंडिया में होता है तो आप मान के चलिए ये अपने आप में क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट कटिंग की अगर होती है तो फिर वो इंडिया से बढ़ती जगह नहीं हो सकती है, वो माहौल नहीं हो सकता है। और यहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग होगी, यहाँ पे जो क्षमताएं हैं, दक्षताएं हैं वो यहाँ पर है और पूरा माहौल यहाँ पर है। उस तरीके से अगर क्योंकि अहमदाबाद से जुड़ा हुआ इलाका भी आता है धुलेरा, तो आप मान के चलिए कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, रोड की कनेक्टिविटी यहाँ बहुत अच्छी है, इसके अलावा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहाँ पर है धुलेरा में आपका, तो वो भी कनेक्टिविटी यहाँ पर देगा। जी चंद्रशेखर, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और ढोलेरा से हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम अपडेट्स के लिए। तो आपको बताएं कि जो ढोलेरा की स्थिति है गुजरात में एक ऐसे अंचल में था, यानी कि ऐसे क्षेत्र में था जहां पर खेतीबाड़ी बिल्कुल नहीं हो सकती थी, वहां की जमीन बिल्कुल बंजर, और आप जाइए तो आपको सफेद रेत की परत वहां पर दिखाई देगी, उसमें कोई भी किसी भी तरह का फायदा वहां के किसानों को नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे में स्मार्ट सिटी बनाने का गुजरात ने सोचा और जब उसको स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया गया तो वहां पर एयरपोर्ट, वहां पे पोर्ट की कनेक्टिविटी, सड़कों की कनेक्टिविटी, उसके साथ साथ बहुत सारी फैसिलिटीज को डेवलप किया गया। और आज वो दिन देखिए, और ये तैयारी आज से नहीं, कम से कम 15 साल पहले से चल रही है ढोलेरा को विकसित करने के लिए, क्योंकि वहां पर कोई प्रोडक्टिविटी थी ही नहीं। लेकिन आज आप वहां पर जमीनों के दाम देखिए तो स्काई रॉकेटिंग। और अब जो शुरुआत हो रही है सेमीकंडक्टर फैब की, जो कि ताइवान के साथ, जो सबसे बड़ी कंपनी है ताइवान की और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है ताइवान में, जो कि एप्पल के पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है, उसके साथ टाटा ग्रुप ने समझौता किया है और जिस मैन्युफैक्चरिंग जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैब है, यूनिट है, उसको लगाने की अब शुरुआत हुई है। बहुत बड़ा दिन आज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए, आप देख रहे हैं समाचार। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। आप देख रहे हैं समाचार और जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि सेमीकंडक्टर की क्षेत्र में आज बहुत बड़ा फैसला हुआ है। कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दी थी और आज 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को आज हरी झंडी दिखाई गई है, शुरुआत की गई है। असम और साणंद, गुजरात के साणंद में आउटसोर्सिंग चिप्स बनाने के लिए वहां पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का इस्तेमाल, जो शुरुआत है वो की गई। और सबसे बड़ी बात कि ढोलेरा में, जो कि गुजरात के ढोलेरा में आज दुनिया के सबसे बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ टाटाज का समझौता हुआ है और प्रोडक्शन की शुरुआत हुई है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, महत्वपूर्ण बैठक आज होने जा रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में उनके निवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर यह बैठक दोपहर 12 बजे होगी। ऐसा माना जा रहा है कि अब किसी भी दिन निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है, लिहाजा आज की कैबिनेट बैठक को संभवतः मौजूदा सरकार की आखिरी बैठक माना जा सकता है। बैठक में कुछ बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। दरअसल चुनाव आयोग पिछले कुछ महीनों से तैयारियों की समीक्षा के लिए सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें भी कर रहा है और इस कैबिनेट की मीटिंग पर हमारी निगाह बनी रहेगी।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दूरदर्शन पर प्रसारित स्वराज धारावाहिक अमेजॉन प्राइम पर डिजिटली रिलीज कर दिया है। इस अवसर पर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव से प्रेरणा लेकर स्वराज धारावाहिक शुरू किया गया था। इसमें स्वतंत्रता संग्राम के उन महान अमर सेनानियों के जीवन और बलिदान की गाथा को विशिष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिनके त्याग और बलिदान को इतिहास की मुख्य धारा में स्थान ही नहीं दिया गया। धारावाहिक स्वराज नए भारत में दूरदर्शन की नई छवि प्रस्तुत करता है। ये नई पीढ़ी का भारत के उन गुमनाम नायकों से परिचय करवाता है जिन्होंने देश को स्वतंत्र करवाने के लिए अप्रतिम वीरता का प्रदर्शन करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। वहीं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी पर आधारित टीवी सीरियल सरदार द गेम चेंजर भी जल्द ही दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाए। स्वराज कार्यक्रम भारत के स्वराज की खोज एक ऑडियो विजुअल इतिहास प्रस्तुत करता है। इस कार्यक्रम में स्वराज की अवधारणा को दर्शाने के लिए ऐतिहासिक घटनाओं का एक व्यापक संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को देश की भावना को सही दृष्टिकोण से समझने में मदद मिलेगी। हिंदी संस्करण का प्रसारण तो हमने कर दिया था, चाहे दूरदर्शन पर, ऑल इंडिया रेडियो पर पहले हो गया है। अब इसको अमेजॉन प्राइम पर आप देख पाएंगे और आज से ही 15 एपिसोड अमेजॉन प्राइम वीडियोस पर उपलब्ध होंगी। और इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि दूरदर्शन का प्रयास है कि इस प्रेरक और लोकप्रिय धारावाहिक को व्यापक दर्शक वर्ग, खासतौर पर युवा वर्ग तक ओटीटी के माध्यम से पहुंचाया जाए। इन कथाओं को 75 एपिसोड्स में पिरो करके अगस्त 2022 से लेकर जनवरी 2024 के बीच में चलाया गया। प्रत्येक रविवार को ये कार्यक्रम प्रसारित होता था और 75 एपिसोड पूरे होने के बाद आज से ये कार्यक्रम अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर ओटीटी के दर्शकों के लिए भी उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त 1947 की अवधि में जो भारत की रियासतें थीं, उन रियासतों के भारत संघ में विलय का काम जो तत्कालीन गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार पटेल द्वारा जो अंजाम दिया गया, उसकी कहानी हम लेकर के आए हैं सरदार द गेम चेंजर सीरियल के माध्यम से। और स्वराज का प्रसारण हर रविवार सुबह 9 बजे और इसका पुनः प्रसारण उसी दिन रात में 9 बजे किया जाता है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।